स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोगिक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेल बायोलॉजी सब्जेक्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय। ओके, सो द आंसर इज पैसिव डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड बायलेयर। देखिए, गैसेस जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, ओके, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं। ओके, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके लिए हमें कुछ प्रोटीन्स कैरियर की जरूरत होती है। ओके, सो ये बात भी हम आगे जाके देखेंगे। बट गैसेस मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात कर रहे हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स की, तो वो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन थ्रू वो क्रॉस कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सोसाइटोसिस इज करेक्ट। एक्सोसाइटोसिस का सिंपल सा मीनिंग हमें याद रखना है कि कोई भी चीज सेल को अगर सेल के बाहर डालनी है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में डंप करनी है या छोड़नी है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और उसके एग्जैक्टली अपोजिट, अगर सेल को कुछ चीज सेल के अंदर लेनी है, तो उससे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। उसे हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। तो इसका जो आंसर है वो बहुत सही दिया है, इज यूज्ड टू डिलीवर द मटेरियल इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में क्या करना है, मटेरियल डिलीवर करना है। फिर बाद में देखो पिनोसाइटोसिस, जैसे मैंने अभी कहा था आपको, एंडोसाइटोसिस कोई चीज सेल को अंदर लेनी है, इनगल्फ करनी है, इनटेक करनी है। ओके, सो उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स बनते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। यहाँ पे उन्होंने पिनोसाइटोसिस के बारे में पूछा हुआ है। सो पिनोसाइटोसिस में हम लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं, लिक्विड मटेरियल जो होता है, वो सेल के अंदर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और अगर सेल सॉलिड पार्टिकल ले रही है, सेल के अंदर इनगल्फ कर रही है, तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, the major interactions responsible for stabilizing the plasma membrane is। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन से मेजर इंटरैक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। ओके, तो इसका सही आंसर वही है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन जो होते हैं वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। ओके, देन द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल मेम्ब्रेन। अब हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, लिपिड भी है। बट ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होते। दे आर ऑलवेज बाउंड विद आइदर प्रोटीन्स और लिपिड। अगर वो प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, और अगर वो लिपिड के साथ बाइंड है तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। बट ये फ्री फॉर्म में हमें कभी नहीं मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं सेल टू सेल रिकग्निशन। ओके, मतलब सेल रिकग्निशन के लिए वो बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, उनका मेन रोल वही है। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो विच मेम्ब्रेन पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हाइयर इनसाइड देन द आउटसाइड द सेल। ओके, सो इसका भी आंसर बहुत सिंपल सा है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, या हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, सो वही रिस्पॉन्सिबल है कीपिंग द पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हाइयर इनसाइड देन द आउटसाइड, क्योंकि इनसाइड में कॉन्सेंट्रेशन आयन ज्यादा होता है पोटेशियम का, और आउटसाइड में कम होता है। और ये इक्विलिब्रियम, ये मेंटेन करने का काम ही हमारे सोडियम पोटेशियम पंप का है। ओके, फिर अगर हम बात करें, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सी, डिफ्यूजन तो हमने कहा सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स जो है उसके हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन उनकी मूवमेंट हो रही है। ओके, सो यहाँ पे डिफ्यूजन में अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, या हम कह सकते हैं किसी भी तरीके के कैरियर प्रोटीन्स हमारे पास इसके लिए जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेट मींस कोई तो होना चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे वो डिफ्यूजन। ओके, तो वो कौन करता है, तो वो कैरियर प्रोटीन। सो यहाँ पे यही बात हमें समझनी है कि इट्स रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक कैरियर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन की जरूरत हमें होती है।
सो फिर बाद में होता है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो डिफ्यूजन जो होता है वो डिफ्यूजन में सोल्यूट की मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो तब वाटर मतलब कि सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। ओके, सो यही डिफरेंस है कि ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट द वाटर व्हाइल डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट द सॉल्यूट। Then next question, what is a semi permeable membrane? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम पढ़ने के लिए हम जब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखते हैं, that is the movement of water molecules from its higher concentration to its lower concentration through semi permeable membrane। ये हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वही है, a membrane that is permeable for water but not for the solute। ओके, वाटर के लिए परमिएबल है बट सोल्यूट के नहीं, सोल्यूट के लिए नहीं, सो उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। देन देखिए व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। ओके, सो हाइपोटोनिक जो होता है एंड उसमें क्या होता है, एन एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो बाहर का सॉल्यूशन होता है विद लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन द इनसाइड अ सेल। ओके, हाइपोटोनिक, हाइपो का सिंपल मीनिंग हमें याद रखना है कि लो। ओके, सो सेल में कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट है उसमें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो होगा, सो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल मीडियम। ओके, एक्सटर्नल सोल्यूशन मतलब सेल जिस सोल्यूशन में है वो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो उसे आप कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर सेल से उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उससे आप कहोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब सॉल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है और इनसाइड द सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन वो दोनों सेम है, तो उससे आप कहोगे आइसोटोनिक। ये बात याद रखो, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। फिर हम बात करते हैं वाटर कैन पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाटर होता ही है बट कैसे होता है, तो इट इज pass the plasma membrane by simple diffusion and aquaporins। सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होता है। ओके, यानी कि उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ये मैंने आपको कहा था कि ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स मतलब क्या कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लिपिड के साथ अटैच है, तो उन्हें हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये बात है कि ग्लाइकोलिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर यूजुअली लोकेटेड इन, कहां पे रहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। सो यहां से इस क्वेश्चन से तो आपको ये याद बहुत जरूरी रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द आउटर लिफलेट। कार्बोहाइड्रेट्स इनसाइड और इंट्रासेल्युलर साइड में कभी नहीं होंगे। ओके, या इनर लिफलेट में कभी नहीं होंगे, वो हमेशा बाहर के साइड आउटर लिफलेट पे होंगे। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बाहर के साइड होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स भी बाहर के साइड होंगे। सो इसका आंसर जो है वो आउटर लिफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसे भी पूछा जाए, ग्लाइकोप्रोटीन्स पूछा जाए या कार्बोहाइड्रेट्स कहां पे होते हैं पूछा जाए, तो ये बहुत सिंपल सा है कि वो आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बाहर के साइड में हम बोल सकते हैं प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज हैज अ कंटिन्यूअस कनेक्शन विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस होती है। ओके, तो हमें पता है, हमने सेल के डायग्राम भी बहुत अच्छे से देखे हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंटिन्यूअस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ओके, फिर स्मूथ ईआर का फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व इन। सो स्मूथ ईआर हमें पता है लिपिड बायोसिंथेसिस में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस करते हैं वो। देन रफ ईआर की फिर क्या इंपॉर्टेंट है, सो रफ ईआर, रफनेस क्यों आया है उसको, बिकॉज ऑफ द राइबोसोम्स, बिकॉज ऑफ द राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, यह हमें पता है, वो होते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करने में। सो आरईआर का मेन फंक्शन तो प्रोटीन सिंथेसिस है, उसके अलावा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो होंगे वो प्रोटीन्स में, उससे भी आरईआर ही करता है। सो आरईआर इन्वॉल्व इन
प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। फिर बात करते हैं हम द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स टेक्स प्लेस थ्रू द ऑर्गेनेलीज इन ऑर्डर, कि जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स जो है उसका कैसे ऑर्डर, किस ऑर्डर में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखो आरईआर में वो बनेगा, आरईआर से वो एसईआर में जाएगा, एसईआर से वो गोल्गी में जाएगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे और वो गोल्गी जो apparatus है वो सिक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज करेंगे और वो एक उनके पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जो है वहां पे वो भेज देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है पहले आरईआर, फिर एसईआर, फिर गोल्गी, फिर सिक्रेटरी वेसिकल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्डिंग हमें सही स्टेटमेंट्स देखना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, ईआर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल, सही बात है, ईआर प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल। दूसरा, ईआर एक्ट एज इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, एग्जैक्टली दे आर प्रोवाइड द इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। देन एसईआर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये हमने पहले ही देखा था एसईआर के फंक्शंस में। सो ऊपर के तीनों क्वेश्चंस हमें क्या है, सही आ रहे हैं, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर दी true statements regarding the endoplasmic reticulum. Question number 18 देखिए, which of the following is responsible for mechanical support, protein synthesis and enzyme transport? क्या क्या पूछ रहा है, responsible for mechanical support, पहले हमने देखा कि इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में हेल्प कर रहा है। ओके, फ्रेमवर्क, इंटरसेल्युलर फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, सो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस, अब ये बात देखो कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन सी सेल ऑर्गेनेली करती है, नीचे में सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ दिस। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ऐसी सेल ऑर्गेनेली है हमारे सेल में जो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। सो उसके साथ वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट भी करती है। Then next, the microscope usually used for seeing living cell or tissue. Living cell देखनी है हमें। So as we know, हम तो कंपाउंड या माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें कुछ सरफेस स्ट्रक्चर स्टडी करना है या ट्रांसमिशन। ओके, सो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप है हमें पता, एसईएम एंड टीएम। लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं तो देख नहीं सकते। सो रहा क्या, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है वो यूज की जाती है टू सीइंग द लिविंग सेल और अ टिश्यू। लिविंग सेल आपको देखनी है। ओके, जब आपको लिविंग सेल डिवीजन देखनी हो, सेल की डिवीजन कैसे हो रही है लाइव देखना है, तो आपको फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ही यूज करना पड़ेगा। देन दिस इज द करेक्टली मैच्ड पेयर, नीचे दिए गए हुए उसमें कि कौन सी करेक्ट मैच पेयर है। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हैज द रोल इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाइल सेल डिवाइड्स। ये सही बात है, क्योंकि ऊपर वाले अगर आप देखें तो वो बहुत ही गलत दिए हुए। लाइसोसोम्स वो बोल रहे हैं इन्वॉल्व इन सिंथेसाइजिंग अमीनो एसिड्स, ऐसा तो है नहीं कि लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर रहा है सारी चीजों को, सिंथेसाइज कुछ नहीं करता। माइक्रोसोम टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, नहीं। क्लोरोप्लास्ट करता है फोटोसिंथेसिस। सेंट्रोसोम प्रोवाइड्स द एंजाइम्स एसेंशियल फॉर डाइजेशन, नहीं, वो तो लाइसोसोम्स का काम है। ओके, सेंट्रोसोम्स का काम क्या है, सेंट्रियोल्स फॉर्म करना, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करना, ओके, सेल डिवीजन में हेल्प करना। सो फोर्थ वन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो करेक्ट मैच कर रहा है। देन दिस इज रिलेटेड टू द ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ प्रोटीन। देखो, ग्लाइकोजाइलेशन जो है कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स का एडिशन होना, ये जो है ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है एन लिंक ग्लाइकोजाइलेशन एंड ओ लिंक ग्लाइकोजाइलेशन। अब एन लिंक ग्लाइकोजाइलेशन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और ओ लिंक ग्लाइकोजाइलेशन जो होता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। अब यहां पे हमें ऑप्शंस में सिर्फ ईआर दिया हुआ है, सो यहां पे हम सिर्फ कह सकते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू द ग्लाइकोजाइलेशन, मींस ईआर इज रिलेटेड टू द ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। बाकी के तो इन्वॉल्व नहीं होते। गोल्गी होता है ओ लिंक ग्लाइकोजाइलेशन। अगर आपको क्वेश्चंस ऐसा है कि एन लिंक ग्लाइकोजाइलेशन कहां पे होता है, ओ लिंक ग्लाइकोजाइलेशन कहां पे होता है, तो वो स्पेसिफाई आप कर सकते हो कि ओ लिंक जो है वो गोल्गी में होता है, एन लिंक जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो द मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन इज, क्या कर रही है वो, जो प्रोटीन्स बने हुए हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना और
उन प्रोटीन को उनके डेस्टिनेशन पे भेजना। ये काम किसका होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का होता है। इसलिए तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का निकनेम है पोस्टमैन ऑफ द सेल। ओके, एड्रेस देखेगा, कौन सा अमीनो एसिड का सीक्वेंस उस प्रोटीन में है, तो उस सेल ऑर्गेनेली को वो क्या कर देगा? भेज देगा वो प्रोटीन। फिर 23 की अगर हम बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लाइसोसोम्स आर एब्सेंट। अब हमें यह पता है कि एरिथ्रोसाइट जो है, आरबीसी जो है, उनमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, उसमें कुछ नहीं है। ओके, न्यूक्लियस भी नहीं है उनमें, न्यूक्लियस भी नहीं है। ओके, सो उनमें क्या है? सिर्फ हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ओके, सो मैच्योर आरबीसीज में कोई भी या किसी भी तरीके की सेल ऑर्गेनेली नहीं है। देन अब व्हाट इज द पीएच ऑफ लाइसोसोम्स? ये तो हमें पता है कि लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। ओके, एसिडिक पीएच में वो उनके जो सारे एंजाइम्स है, एसिड हाइड्रोलेसिस, ये जो सारे एंजाइम्स है वो एसिडिक नेचर में ही एक्टिव है या काम करते हैं। सो नीचे का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर यूज्ड एज द मार्कर फॉर द लाइसोसोम्स? दैट इज एसिड हाइड्रोलेसिस। ओके, ठीक है। सो यही तक हम रुकते हैं। तो 25 क्वेश्चंस विच आर ऑल रिलेटेड टू दी सेल बायोलॉजी। ओके, सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।